नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन के 50 क्वेश्चंस या फिर इसको हम मॉक टेस्ट कह सकते हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आवृत्ति सारणी, जिसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं। इसमें एफ का मतलब क्या होता है? जो एफ लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है? तो ये हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कॉलम होता है एफ। ये देखिए, ये स्कोर है और यहाँ पर ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितनी बार आया है। तो 6 यहाँ पर 2 बार आया है, 7 3 बार आया है। इस तरीके से जो एफ है, एफ किसका साइन होता है? फ्रीक्वेंसी कॉलम का। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं और एफ भी लिख सकते हैं। इसलिए फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी कॉलम। इस विज्ञान में बल का अध्ययन किया जाता है। चार ऑप्शन हमारे सामने है: काइनेटिक, काइनेमेटिक, किनेसियोलॉजी और जीव विज्ञान। राइट आंसर हो जाएगा काइनेटिक। ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं ये सब क्या होते हैं। देखिए, काइनेमेटिक्स गति के समीकरणों का उपयोग करके गति का वर्णन करता है। काइनेमेटिक्स में क्या होता है? मोशन। मोशन की हम स्टडी करते हैं, उसके इक्वेशंस जो है उसकी हम स्टडी करते हैं। और काइनेटिक्स में क्या करते हैं? बल या फिर टॉर्क। टॉर्क क्या है? ट्विस्टिंग फोर्स है। कौन सी फोर्स है? ट्विस्टिंग फोर्स, उसको बोलते हैं टॉर्क। तो पूरा जो बल है, बल का मतलब फोर्स की हम स्टडी करते हैं काइनेटिक के अंदर, और काइनेमेटिक्स के अंदर मोशन की स्टडी करते हैं। मोशन बोल सकते हो, गति बोल सकते हो, इन सभी की स्टडी काइनेमेटिक्स में की जाती है। तो देखिए, इसको याद करने का तरीका यह है, काइनेमेटिक्स में एम आता है। एम मतलब मोशन, एम से मोशन स्टार्ट होता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। काइनेमेटिक्स में मोशन की स्टडी या फिर गति की स्टडी, और काइनेटिक में स्टडी की जाती है बल या फोर्स की। नेक्स्ट है, निम्न में से मनोरंजन के साधन हैं। तो राइट आंसर हमारा डी इसमें हो जाएगा। खेल, संगीत और लोक नृत्य, ये तीनों ही एंटरटेनमेंट या फिर इसको हम रिक्रिएशन भी बोल सकते हैं। ये सभी आते हैं रिक्रिएशन के अंदर, इसलिए डी हमारा करेक्ट आंसर है। मनोरंजन हमें देता है, क्या देता है? सामाजिक समानता, कार्यकुशलता में वृद्धि, मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों का विकास। सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ए बी और सी। सोशल इक्वलिटी भी देता है, एफिशिएंसी भी हमारी इंक्रीज होती है इसके अंदर, क्योंकि जब हम रिक्रिएशन करते हैं या फिर एंटरटेनमेंट करते हैं, हम रिफ्रेश हो जाते हैं, हमें अच्छा लगता है। इसलिए हमारी जो डेवलपमेंट है मेंटल और फिजिकल, उन सभी का डेवलपमेंट भी हमारा रिक्रिएशन से हो जाता है। शैक्षिक संस्थान मनोरंजन कार्यक्रम संचालन का मुख्य अंग है। इसमें हमें सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, ये हमें पूछा गया है। शैक्षिक संस्थान मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं, वो रिक्रिएशन के लिए किस तरीके से काम करते हैं या फिर उनका एक मुख्य अंग है। ये सही है या गलत है? राइट आंसर हो जाएगा ए, ट्रूथ। ये सच है, क्योंकि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वो मनोरंजन कार्यक्रम, रिक्रिएशन जो प्रोग्राम होते हैं, उनके संचालन का एक मुख्य अंग होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, परीक्षण का मानक निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, इन सभी पर टेस्टिंग हमारी डिपेंड करती है। इन सभी को हमने टेस्ट एंड मेजरमेंट्स के जो वीडियो हैं उनमें डिटेल से डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है। इस वीडियो में भी हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है, रिलायबिलिटी का अर्थ होता है, ये देखिए, ये आगे हमारे सामने क्वेश्चन। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? चार ऑप्शन है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी इसके अंदर। रिलायबिलिटी का मतलब होता है परीक्षण का प्रयोग किसी समूह पर बार बार किया जाए और परिणाम लगभग एक जैसा आए। मतलब आपने 4 बार टेस्टिंग की और पहली बार में आपका स्कोर 60 है, दूसरी बार में भी 60, लगातार वही स्कोर आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो टेस्ट है वो रिलायबल है, विश्वसनीय है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं हम रिलायबिलिटी। चाहे उसको कोई भी चेक करे, स्कोर सेम ही आएगा। तो सेम स्कोर आने का मतलब है कि जो हमारा टेस्ट है वो क्या है? रिलायबल है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, इसलिए इसको विश्वसनीयता बोला जाता है। नेक्स्ट है, स्प्रेन का कारण है। कॉज ऑफ स्प्रेन, स्प्रेन का क्या कारण है? राइट आंसर है सी, लिगामेंट के जोड़ का टूट जाना, लिगामेंट रप्चर। देखिए, एक होता है स्प्रेन और दूसरा है स्ट्रेन। स्प्रेन तो लिगामेंट की इंजरी है और स्ट्रेन है टेंडन की इंजरी। इन दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि लिगामेंट क्या होता है और टेंडन क्या होता है। तो लिगामेंट जो हमारी बोन है, बोन को बोन से जोड़ने के लिए जो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसको बोलते हैं लिगामेंट। और टेंडन होता है बोन को मसल से जोड़ने वाला कनेक्टिव टिश्यू, यह है टेंडन। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर जब चोट लग जाती है उसको हम स्प्रेन बोलते हैं, और यहाँ पर जब चोट लगती है उसको बोलते हैं स्ट्रेन। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है।
तो देखिए स्ट्रेन में टी आ रहा है, टी का मतलब टेंडन। तो टेंडन कहाँ पर होता है? बोन और मसल्स के बीच में। लिगामेंट कहाँ पर होता है? दो हड्डियों को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। इसलिए स्प्रेन हमारा कौन सी चोट में आता है? लिगामेंट इंजरी के अंदर आता है, लिगामेंट रप्चर भी इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है, खेल चोटें लगने का क्या कारण है? राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सभी कारण आते हैं हमारे स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर। केयरलेसनेस, हम सावधानी नहीं रखते हैं, हम हमारी मूवमेंट्स का ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसे ही कहीं पर भाग जाते हैं, या फिर ऊबड़ खाबड़ रास्ता है वहां पर भी हम दौड़ लगाते हैं, स्पोर्ट्स शूज का यूज नहीं करते, बाकी जो इक्विपमेंट्स हमें चाहिए उनका हम यूज नहीं करते। तो ये हमारी जो लापरवाही है इसकी वजह से हमें स्पोर्ट्स इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसके बाद में लैक ऑफ नॉलेज, हमें नॉलेज नहीं है कि हमें एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना चाहिए, एक्सरसाइज करने के बाद में कूलिंग डाउन करना चाहिए। ये सभी का हमें अगर नॉलेज नहीं होता उसकी वजह से भी हमारे स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकती हैं। इसके बाद में इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, अगर हम पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो भी हमारे स्पोर्ट्स इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि तब होता है, मान लो आप किसी कंपटीशन में खेलने वाले हो, तो कंपटीशन से पहले आपने ट्रेनिंग नहीं करी, आपने ट्रेनिंग कम करी। इन दोनों केसेस में क्या होता है, कंपटीशन में आपको पूरा जोर लगाना पड़ता है, आप पूरी इंटेंसिटी से उस मैच को खेलते हैं, उस इवेंट को खेलते हैं। तो वहां पर क्या होता है, आपकी मसल्स आपका पूरा साथ नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपने ट्रेनिंग कम करी है। उसकी वजह से क्या होगा, मसल्स में टीयर डाउन हो जाएगा, मसल्स फट जाएंगी, मसल पुल हो सकता है, तो और मसल में डैमेज हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, स्पोर्ट्स इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। इसका कारण है स्पोर्ट्स इंजरीज के। नेक्स्ट है, वैलिडिटी का अर्थ है, हमने पहले क्या देख लिया, रिलायबिलिटी। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी में क्या लिखा हुआ है, परीक्षण द्वारा उसी गुण को मापा जाना चाहिए जिसके लिए उसका उपयोग किया जाता है, ये होता है वैलिडिटी। देखिए VALID, इससे बना है वैलिडिटी, वैधता इसको बोलते हैं हम हिंदी में। तो वैलिड का मतलब ये हो गया, मान लो आपको क्रिकेट के अंदर बॉलिंग को मेजर करना है, बहुत सारे बॉलर्स आपने बुला लिए और आपको वहां पर देखना है कि कौन सा बॉलर सबसे फास्ट बॉलिंग कर रहा है, वहां पर आपने उनको मेजर करना शुरू कर दिया। लेकिन वहां पर क्या होता है, बहुत सारे प्लेयर्स कुछ 5 फीट के हैं, कुछ 6 फीट के हैं, कुछ 5.5 फीट के हैं, कुछ प्लेयर 5.7 इंच, इस तरीके से आ गए, और आप इनको देखने लग गए कि ये हाइट वाले हैं और लंबी हाइट वाले फास्ट बॉलिंग करते हैं, तो हम लंबी हाइट वालों को ही ले लेते हैं। तो वहां पर ये जो हमारा टेस्टिंग है ये गलत हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या मेजर करना था, हमें फास्ट बॉलिंग मेजर करनी थी कि कौन सा प्लेयर फास्ट बॉलिंग कर रहा है, लेकिन हमने मेजर कर ली उनकी हाइट। हमने हाइट के अकॉर्डिंग ये अपने आप में परसेप्शन बना लिया, ये अपने आप में धारणा बना ली कि जो लंबे प्लेयर हैं वही फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले जो लंबे बॉलर्स हैं उनको छांट लिया, और 6 फीट से जो नीचे बॉलर्स थे उनको हमने बाहर निकाल दिया। इसका मतलब हमारा जो टेस्ट है वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसकी जगह ओनली बॉलिंग को ही मेजर करते कि फास्ट बॉलिंग कौन करने वाला है, सारे आ जाओ, तब कि आप टेस्टिंग कर लेते, इसका मतलब हमारा टेस्ट वैलिड हो गया। तो आपको यही ध्यान रखना है कि किसी भी टेस्टिंग के अंदर वैलिडिटी हम मेजर करने जा रहे हैं तो हम उसी चीज़ को मेजर करेंगे जिसके लिए हमने टेस्टिंग शुरू की थी। हम बीच में और किसी की टेस्टिंग अगर करने लग गए, इसका मतलब हमारा टेस्ट वैलिड नहीं है। आई होप आप इसको समझे होंगे। नेक्स्ट है, फेफड़ों की क्षमता का मापन किससे होता है? किसकी बात हो रही है? कैपेसिटी ऑफ द लंग्स मेजर्ड बाय, ये होता है हमारा स्पायरोमीटर से। बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति को एक जैसी परिस्थिति में उसी परीक्षण से 2 या 2 से अधिक बार माप लिया जाता है और ऐसी स्थिति में यदि परिणाम एक जैसा आए तो इस तरह के परीक्षण को कहा जाएगा। ये हमने देख लिया है, इस तरीके के परीक्षण को बोलते हैं हम रिलायबल टेस्टिंग। क्या लिखा गया इसमें, ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, एक जैसी परिस्थिति, हमने कंडीशन सेम रखी है और परीक्षण को, टेस्ट को हमने क्या किया है, 2 या 2 से ज्यादा बार माप लिया है, इसको मेजर कर लिया है। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर हमारे रिजल्ट सेम आते हैं, परिणाम हमारे एक जैसे आते हैं, तो उस टेस्टिंग को हम क्या बोलेंगे, उस टेस्टिंग को बोलेंगे हम रिलायबल। सीधा सीधा रिलायबल का क्या मतलब है, ट्रस्ट। नेक्स्ट है, मसल पुल क्यों होता है? तो वो होता है ये सारे ऑप्शंस की वजह से। कौन कौन सा ऑप्शन है? मस्कुलर इम्बैलेंस, हमारे जो मसल्स हैं इनमें इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस का मतलब हमारी मसल्स में मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटीन होते हैं, वाटर कंटेंट होते हैं, और इसके अलावा और भी कंटेंट होते हैं। लेकिन अगर हमारी मसल्स में प्रोटीन की कमी हो जाती है, वाटर कंटेंट की कमी हो जाती है, तो मसल पुल हो जाते हैं। क्या होते हैं? मसल हमारी खींच जाती हैं, क्योंकि अगर हमारी मसल्स में वाटर कंपोनेंट कम हो जाएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होना बंद हो जाएंगी, उनमें संकुचन नहीं होगा, और संकुचन नहीं आने से मसल एक जगह पे ही रह जाती हैं, वो संकुचित नहीं होती, जिससे हमें पेन होता है, जिसको हम मसल पुल बोलते हैं। दूसरा है मिनरल की डेफिशिएंसी, ये हमने देखा है
बहुत सारे मिनरल्स हमारे मसल्स में होते हैं, उनमें अगर कमी आती है तब भी मसल पुल हो सकता है। इसके बाद है नॉट वार्मिंग अप इनफ बिफोर प्लेइंग। हमें खेलने से पहले वार्मिंग अप करना चाहिए। वार्म अप क्या होता है? हमारी जो बॉडी है उसको उस खेल के लिए तैयार करना, यही हमारा वार्म अप होता है। हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पहुंच पाए उसके लिए हम वार्म अप करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी बच्चे को अगर आपको खिलाना है या फिर आप खुद खेलते हो, उससे पहले थोड़ा बहुत आपको वार्म अप कर लेना चाहिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी आपको कर लेनी चाहिए, जिससे क्या होगा, मसल आपकी पुल नहीं होंगी, नहीं तो आप बाद में परेशान रहोगे। और जब आप किसी सेशन में खेलते हो उसके बाद आपको कूलिंग डाउन भी करना चाहिए, जिससे क्या है, आपका जो लैक्टिक एसिड मसल्स में जमा हुआ है वो धीरे धीरे वॉश आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्प्रेन। एक चोट है, ये हमने देख लिया। स्प्रेन किसकी है? लिगामेंट की चोट। अगर यहाँ पर स्ट्रेन होता, STRAIN, स्ट्रेन होता, वो किसकी होती? टेंडन की चोट। टेंडन के अगर आपको मसल्स दी हुई है तो वो भी हमारा ऑप्शन सही होता। ये जो मसल दे रखा है ए, ये हमारा सही होता। कब सही होता? जब हमें स्ट्रेन दिया हुआ होता तो। नेक्स्ट है खेल चोटों को कम किया जा सकता है, किससे? मालिश के द्वारा। ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम मसाज करते हैं उससे हम स्पोर्ट्स इंजरीज को कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? क्योंकि जब हम मसाज करते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से जो हमारी बॉडी के लास्ट टिश्यूज हैं वहां तक ब्लड पहुंचेगा। ब्लड पहुंचने का मतलब है वहां पर हमारे टिश्यूज हैं वो रिफ्रेश हो जाएंगे, उनको ताकत मिलेगी, उनको एनर्जी मिलेगी, जिससे क्या होगा, हमें मसल क्रैम्प नहीं होगा, मसल पुल नहीं होगी, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसलिए स्पोर्ट्स इंजरीज से बचने के लिए हम मसाज का यूज़ करते हैं। आजकल के जो भी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं वो मसाज का यूज़ करते हैं, जिससे कि उनके टिश्यूज़ हेल्दी रहें और एनर्जी का जो फ्लो है वो प्रॉपर उनका बना रहे। निम्न में से कौन सा घाव की श्रेणी में आता है? तो ये दोनों ही घाव की श्रेणी में आते हैं, लेसरेशन और अब्रेशन। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये बहुत सारे टाइप्स के घाव होते हैं। तो हमने देखा है अब्रेशन। अब्रेशन का क्या मतलब होता है? हमारी जो स्किन है वो थोड़ी सी छिल जाती है, उसको बोलते हैं अब्रेशन। लेसरेशन में ये कट हो जाते हैं। यहाँ पर कट होने पे ऑब्वियस सी बात है, ब्लड तो निकलेगा, यहाँ पर ब्लड है, ये निकल जाता है। पंचर में कोई नुकीली चीज़ हमारी स्किन के अंदर घुस जाती है, उसको बोलते हैं पंचर। ये सारी जो इंजरीज हैं वो कौन सी इंजरीज होती हैं? सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज के अंदर ये आती हैं। निम्न में से कौन सी एक त्वचा संबंधी चोट है? तो एब्रेशन एक त्वचा संबंधी चोट है। ये हमने देखा है, हमारी जो स्किन है वो जब छिल जाती है, थोड़ा थोड़ा इसमें ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, उसको हम एब्रेशन बोलते हैं। फ्रैक्चर आपको पता है, हड्डी हमारी टूट जाती है, उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। डिसलोकेशन क्या होता है? हमारे जो जॉइंट्स हैं, ये दो जॉइंट हैं, ये दोनों जॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं, इनमें से ये जॉइंट अलग हो जाते हैं। पहले ऐसे थे और अब ये ऐसे हो गए हैं, इस तरीके से ये डिसलोकेट हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहले सही थे और अब इनको डिसलोकेट कर दिया गया है। ये अपने सही पोजीशन से इस पोजीशन में आ गए हैं। एब्रेशन हमने देख लिया। स्लिप डिस्क क्या होती है? जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें डिस्क होती हैं। इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। ये हड्डियां थोड़ी सी इस साइड डाइवर्ट हो जाती हैं, थोड़ी सी मुड़ जाती हैं, इस साइड अगर खिसक जाती हैं, उसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लिप डिस्क। तो ये सारे पूरे जो इंजरीज हैं, ये इंजरीज एब्रेशन को छोड़ के बाकी सारी अलग टाइप की इंजरीज हैं। एब्रेशन कौन सी है? सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी, या फिर इसको हम स्किन इंजरी भी बोलते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम है, कौन सा है? बल किसके बराबर है? द्रव्यमान और त्वरण। F इजिकल टू एम ए, इसका फॉर्मूला होता है। एम इसमें मास है और ए इसमें क्या है? एक्सेलरेशन। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। पहला कौन सा है? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड नियम हमने देख लिया, F इजिकल टू एम ए। एम क्या है? इसमें मास है और ए है एक्सेलरेशन, जिसको हम त्वरण बोलते हैं। तीसरा नियम कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया का, एक्शन रिएक्शन का नियम। इस तरीके से 3 नियम दिए थे न्यूटन ने। तो हमसे दूसरा नियम पूछा था, वो क्या है? F इजिकल टू एम ए, इसका फॉर्मूला होता है। लीवर कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी को पता है, लीवर 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। लीवर का भाग कौन सा है? सारे लीवर के पार्ट है, रेसिस्टेंस, फोर्स और एक्सिस। 3 टाइप के लीवर होते हैं, प्रतिरोध, बल और एक्स। ये तीनों चेंज होते रहते हैं। कभी फोर्स पहले आता है, कभी एक्सिस पहले आ जाता है, इन सभी में ये इंटरचेंज होते रहते हैं। तो लीवर इस तरीके से इन सभी चीज़ों से मिलकर बना होता है। बल का प्रमुख प्रकार होता है, तीनों ही प्रकार हैं बल के। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स और इनर्शियल फोर्स। जड़त्वीय बल तो दिया था न्यूटन ने। न्यूटन का जो पहला नियम था वो इसी बल के ऊपर था। न्यूटन का प्रथम नियम ये हमने देख लिया, कौन सा है? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है।
इस नियम में क्या था कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था में पड़ी रहेगी या फिर उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर बाह्य बल नहीं लगाया जाता। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर जड़त्व। हर कोई वस्तु अपने जड़त्व में अपनी उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करती है कि वो हिल नहीं पाए, लेकिन जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तब वो वहां से हिलती है। ये न्यूटन की गति का पहला नियम था। नर्चर को जाना जाता है, परिवार से हम जानते हैं नर्चर को। और अगर इसको हम हिंदी में बात करें, इसका मतलब होता है पालन पोषण। ये आपको ध्यान रखना है। तो नर्चरिंग होती है या फिर इसको हम नर्चर बोलते हैं। ये किससे संबंधित है? हमारी फैमिली से संबंधित है। रेस्ट और मोशन का अध्ययन हम किस में करते हैं? बायोमैकेनिक्स के अंदर करते हैं। बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेस्ट और मोशन, गति और रेस्ट की बात करते हैं या फिर विराम की बात हम किस में करते हैं? बायोमैकेनिक्स में। एनाटॉमी में हम हमारे जो शरीर है उनके अंगों का अध्ययन करते हैं या फिर उनकी हम स्टडी करते हैं। एथलीट की चोटों का बचाव किया जा सकता है, किससे कर सकते हैं हम? वार्मिंग अप करके। बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना ज़रूरी होता है वार्मिंग अप। इसलिए कभी भी आप कोई भी गेम खेल रहे हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, उससे पहले आपको अपनी बॉडी को वार्म अप कर लेना चाहिए, जिससे कि बॉडी में प्रॉपर ब्लड फ्लो बन जाए, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। और उससे क्या होगा? एथलेटिक्स इंजरीज हैं या फिर जिसको हम स्पोर्ट्स इंजरीज बोलते हैं वो नहीं होंगी। एब्डोमिन की पेशी को विकसित किया जा सकता है, वो हम किससे कर सकते हैं? एब्डोमिनल क्रंचेज से। एब्डोमिनल मतलब पेट की जो मांसपेशियां हैं, पेट की जो मसल्स हैं, उनको डेवलप करने की बात हो रही है, वो हम कर सकते हैं एब्डोमिनल क्रंचेज। स्प्रेन, स्ट्रेन और टेंडन इंजरी में प्रथम चिकित्सा क्या होगी? वो होती है बर्फ की थैली का प्रयोग करके, यूज ऑफ आइस पैक। किस किस की बात हो रही है? स्ट्रेन मतलब टेंडन की चोट, स्प्रेन मतलब लिगामेंट की चोट, और यहाँ पर टेंडन दिया गया है। स्ट्रेन को हम मसल्स की इंजरीज भी बोल सकते हैं। तो इन तीनों जो इंजरीज हैं, तीनों चोट हैं, उसके अंदर हम आइस पैक का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट एड के लिए, जिससे कि हमारा पेन कम हो जाए, उस चोट वाली जगह पर ब्लड सर्कुलेशन एक बार के लिए रुक जाए, जिससे कि हम फर्स्ट एड के बाद उसकी फर्दर अगर सीरियस इंजरी है उसको हम डॉक्टर के पास ले जा सकें, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करवा सकें। मैकेनिक्स संबंध है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध है मोशन और रेस्ट से। ये हमने देख भी लिया है। मोशन और रेस्ट का संबंध किससे है? मैकेनिक्स। आपको ध्यान में रखना है, आपसे पूछा जा सकता है मोशन और रेस्ट किससे संबंधित है? मैकेनिक्स। लोअर टोर्सो में विस्फोटक शक्ति विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका है। देखिए, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की बात हो रही है, उसको डेवलप करने के लिए जो हमारा लोअर टोर्सो है, लोअर टोर्सो मतलब हमारी बॉडी का निचला धड़ है, उसको इंप्रूव करने के लिए, उसकी एक्सप्लोजिव पावर को इंप्रूव करने के लिए इन चार में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? राइट आंसर है रनिंग इन दिस सैंड। मिट्टी में अगर हम दौड़ते हैं, रेत में अगर हम दौड़ते हैं, उससे हमारा लोअर टोर्सो इंक्रीज होगा। कीचड़ में दौड़ेंगे तब भी नहीं होगा। लंबी दूरी की दौड़ में भी हो जाता है, इन दोनों में भी हो सकता है, लेकिन इन तीनों में सबसे बेस्ट होगा रेत में दौड़ना। रेत में भी वो रेत जिसके अंदर पाँव थोड़ा सा रेत के अंदर जाए। ऐसे नहीं है कि आप रेत के ऊपर दौड़ रहे हो, पाँव थोड़ा सा अंदर धंसना चाहिए। उसके बाद में पाँव को आप वापस लेकर जाते हो, वापस दौड़ते हो। उससे क्या है, हमारी जो पैर हैं उनको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। और धीरे धीरे जब हम ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज बहुत लंबे समय तक करते जाते हैं, उससे हमारी एक्सप्लोजिव पावर या फिर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। एडी की चोट का तुरंत लक्षण है क्या? है ओडेमा। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ओडेमा क्या है? एडेमा भी आपको देखने को मिल सकता है, दोनों सेम है। यूएस और यूके का फ़र्क है। हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उन्होंने हमें ये सिखा दिया, और यूएस वाले बोलते हैं उसको ओडेमा, OEDEMA। इन दोनों में क्या होता है? हमारे बहुत सारे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में जब हमें चोट लगती है तो उनमें कुछ फ्लूइड निकल जाता है। फ्लूइड निकलने की वजह से क्या होता है? वहाँ पर सूजन आ जाती है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ओडेमा का मतलब स्वेलिंग ही होती है। कहाँ की बात हो रही है? एडी की चोट। एडी मतलब एंकल हील की जो इंजरी है, फिर एंकल की इंजरी है, उसके अंदर सूजन आ जाएगा, उसको ओडेमा बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फेफड़ों की क्षमता को हम नापते हैं वेट स्पायरोमीटर से। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंग कैपेसिटी को वेट स्पायरोमीटर से हम नापते हैं। ओडिमा तुरंत रिफ्लेक्ट करती है। ओडिमा रिफ्लेक्ट क्या करती है? मोच। ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? ओडिमा रिफ्लेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में जो फ्लूइड निकल गया है उसकी वजह से स्वेलिंग आ गई। तो स्वेलिंग आने का मतलब क्या है? हमें चोट लगी है स्प्रेन। स्प्रेन मतलब कौन सी चोट है? लिगामेंट इंजरी हमें हो गई है। एंकल में हो जाती है, हमारे घुटनों में हो सकती है। वहाँ पर भी अगर आपको इंजरी लग तो उस जगह पर स्वेलिंग आ जाएगी। वो हमारी स्प्रेन इंजरी के अंदर आते हैं।
क्रैम्प और मसल पुल में ये नहीं आते। एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या है? इसमें हमारा ए और सी आंसर दोनों करेक्ट हो जाएंगे। डोपिंग एजेंट है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या है? डोपिंग के अंदर आता है और ये परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए एक एजेंट होता है। एजेंट का मतलब ऐसे नहीं है कोई आदमी बैठा हुआ है, जैसे कि हम टिकट बुक करते हैं उसका एजेंट होता है। वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड में ऐसा एजेंट कुछ भी नहीं होता। ये एक सब्सटेंस होता है जो लिया जाता है, जो क्या करता है, हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। लगातार बहुत लंबे समय तक एथलीट दौड़ता रहता है या फिर एक्सरसाइज करता रहता है, इसलिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड डोपिंग के अंदर आता है और हमारा जो प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाला एजेंट होता है। एंटी डोपिंग एजेंट ये नहीं होता। एंटी डोपिंग होता तो ये डोपिंग की श्रेणी में या फिर डोपिंग की कैटेगरी में नहीं आता। त्वरण क्षमता, जिसको हम एक्सेलरेशन कैपेसिटी बोलते हैं, और प्रतिक्रिया क्षमता मतलब रिएक्शन एबिलिटी, ये किससे? फुर्ती से। ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एजिलिटी इसका राइट आंसर है, क्योंकि जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो अगर हम एजाइल नहीं हैं, अगर हम फुर्तीले नहीं हैं और हमारी रिएक्शन कैपेसिटी देखनी है, किसी को अगर हमारी रिएक्शन कैपेसिटी मेजर करनी है, तो उसमें भी हमारा एजिलिटी का रोल बहुत बड़ा होता है। ये किस तरीके से होगा? देखिए, मान लो आपके सामने कोई पर्सन खड़ा है, ए नाम का पर्सन है और यहाँ पर आप खड़े हो। उसने क्या बोला कि जैसे ही मैं यहाँ से विसल बजाऊंगा, यहाँ से जैसे ही मैं सीटी बजाऊंगा, बजाते ही आप लोगों को इस साइड भाग कर आना है, आपको मेरी साइड में भाग कर आना है। आपने बोला ठीक है, हम आ जाएंगे। उसमें हमारी क्या रहेगी? रिएक्शन एबिलिटी काम करेगी। जैसे ही विसल बजी, उस टाइम पे सारे एक साथ नहीं दौड़ेंगे, थोड़ा बहुत माइनर सा फर्क आएगा सभी पर्सन में। तो वो जो माइनर सा फर्क है वो किसकी वजह से? एजिलिटी की वजह से। तो एजिलिटी की वजह से क्या हो गया? हमारी जो रिएक्शन पोटेंशियल है या फिर रिएक्शन जो एबिलिटी है, रिएक्शन कैपेबिलिटी है, वो कम हो गई। इसलिए हम सभी को एक कैटेगरी में रख सकते हैं। एक्सेलरेशन के अंदर एजिलिटी और रिएक्शन पोटेंशियल दोनों आ गई। निम्न में से कौन सा वजन सहित शक्ति विकास का व्यायाम है? राइट आंसर हो जाएगा बेंच प्रेस। क्या पूछा गया है? देखिए, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट वेट के साथ में करते हैं। वेट मतलब जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, और वेट ट्रेनिंग हम कहाँ पे करते हैं? जनरली जिम में की जाती है। उसमें बेंच प्रेस है। बेंच प्रेस का मतलब एक बेंच है, उस पर आप लेटे हुए हो और लेट कर किसी वेट को आपने उठाया हुआ है। तो वेट को अगर आप उठाकर इस तरीके से उसको मूव कर रहे हो आगे पीछे, उसी को बोलते हैं बेंच प्रेस। उसमें आपने वजन की सहायता ली है, इसके लिए स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, इसलिए बेंच प्रेस इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतराल परीक्षण में होता है। इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर इन चार ऑप्शंस में से क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा मॉडरेट टू हाई एक्सरसाइज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है वो आप देख लीजिए। इंटेंसिटी का मतलब ये है कि मान लो ये जो दूरी है, इस दूरी को आप 15 सेकंड में पूरी करते हो, लेकिन अगर हाई इंटेंसिटी की बात करें तो आपको बोल दिया कि ये 13 सेकंड में आपको पूरी करनी है। इसका मतलब आपकी जो तीव्रता है काम करने की, आपकी इंटेंसिटी है वो बढ़ गई है, आप बहुत ज़्यादा थक रहे हो। ये थी मॉडरेट, और मॉडरेट के बाद में आप इसको हाई इंटेंसिटी लेवल पर लेकर आ गए। ये हम इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर देखते हैं। इसमें क्या रहेगा? मान लो आपने 13 सेकंड तक काम किया, उसके बाद में आपको 30 सेकंड का रेस्ट मिलेगा। 30 सेकंड के रेस्ट के बाद में वापस 13 सेकंड तक आपको दौड़ना है, या फिर इस दूरी को आपको कंप्लीट करना है। ये सब होता है इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हाई एक्सरसाइज इंटेंसिटी होती है। आपकी जो एक्सरसाइज है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा वजन रहित शक्ति विकास का व्यायाम है? क्या बताया गया है? वेटलेस स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एक्सरसाइज। इसमें वेट नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा जंप एंड जैक। इसके अंदर वेट नहीं होता। अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हो, इसको हमने देखा है, इसमें वेट होता है। क्लीन एंड प्रेस, इसके अंदर भी वेट होता है। और बैक प्रेस, इसके अंदर भी वेट का यूज करते हैं। लेकिन जंप के अंदर आप अपनी बॉडी का वेट यूज करते हो, और बॉडी वेट को वेट ट्रेनिंग के अंदर यूज नहीं किया जाता। जनरली हम इनको कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज भी बोलते हैं। कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज इसको बोलते हैं जिसमें हम मसल बिल्ड करने के लिए या फिर स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए खुद की बॉडी का वेट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम कैलिस्थेनिक्स। ताकत तथा गति का संयुक्त मिश्रण क्या कहलाता है? किस किस का कॉम्बिनेशन पूछा है? स्ट्रेंथ और स्पीड का। राइट आंसर हो जाएगा एक्सप्लोजिव पोटेंशियल। ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होती है? किसी भी काम को जब हम बहुत ज़्यादा स्पीड से करते हैं, और स्पीड से करने के साथ साथ उसमें हमारी ताकत भी बहुत ज़्यादा लगती है, ताकत उसमें बहुत ज़्यादा हमारी लगती है, या फिर स्ट्रेंथ हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जेवलिन थ्रो है। जेवलिन थ्रो में आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसलिए जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है उसमें कॉम्बिनेशन रहेगा आपका स्ट्रेंथ और स्पीड का। आपको कम समय में बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है,
स्पीड के साथ। ट्रेडमिल का प्रयोग निम्न में से क्या मापने के लिए किया जाता है? कार्डियो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रेडमिल मतलब आपने बहुत सारे जिम में देखा होगा, इस तरीके से एक पट्टा यहाँ पर चलता रहता है। ये पट्टा चल रहा है, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है। खड़ा तो क्या है, वो इस पे वॉक कर रहा है या फिर दौड़ रहा है, और यहाँ पे मीटर लगे हुए रहते हैं कि आप कितनी स्पीड से दौड़ रहे हो या फिर आपने कितना किलोमीटर दौड़ लिया। इसमें क्या रहेगा, आपकी जो कार्डियो रेस्पिरेटरी क्षमता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी आपकी नाप ली जाती है, क्योंकि जो डॉक्टर है या फिर जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको बोलता है कि आपको 10 मिनट या फिर 15 मिनट इस पर पैदल चलना है या फिर वॉक करनी है। 15 मिनट के बाद में आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको मेजर कर लेगा, उसको नाप लेगा, जिससे कि ट्रेडमिल है वो हेल्पफुल हो जाएगी कार्डियो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को नापने के लिए। कंट्यूजन शब्द संबंधित है, हमें पता है ये चोट से संबंधित है, ये इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी सॉफ्ट टिश्यूज की इंजरीज है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट निम्न में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? वो हमारी एंडोरेंस को मापने के लिए यूज किया जाता है। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, स्टैम्प नहीं है, यह है स्टेप। एंडोरेंस को नापने के लिए, या फिर इसको हम कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस भी बोलते हैं, इसको नापने के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट अगर हम बात करें उसमें नाम आता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का। ये आपको ध्यान में रखना है। गोनियोमीटर द्वारा हम क्या मापते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्काउट एवं गाइड नामक कार्यक्रम किस प्रकार के मनोरंजन अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? देखिए, स्काउट एंड गाइड स्कूल्स में होता है, तो ये जो प्रोग्राम है ये कौन से टाइप के एंटरटेनमेंट एजेंसी द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा वॉलेंटियर। 20 में हमारा करेक्ट आंसर है। इसको समझिए किस तरीके से है, क्योंकि स्काउट और गाइड में अगर आपको शामिल होना है, शामिल होने के लिए आपको पैसा भी नहीं मिलता, आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको एक सेवा भाव से वहाँ पर जाना पड़ेगा, आपको सर्विसेज आपकी देनी है, कभी भी आपको वहाँ पर बुलाया जा सकता है, तो उनको हम स्वयंसेवी या फिर वॉलेंटियर बोलते हैं। ये स्काउट गाइड का सबसे इंपॉर्टेंट मोटो है। स्क्रैप त्वचा की चोट को क्या कहते हैं? स्क्रैप्ड इंजरी को हम बोलते हैं एब्रेशन। 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एब्रेशन को हमने देख लिया था, हमारी जो ऊपर की स्किन है वो छिल जाती है, जब वो छिल जाएगी तो वो जो कंडीशन होगी उसको हम बोल देंगे एब्रेशन। पार्टलेग ट्रेनिंग के प्रयोग से विकसित होती है। पार्टलेग ट्रेनिंग की बात हो रही है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर आती है। इस ट्रेनिंग से क्या डेवलप होता है? वो होता है एंडोरेंस। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रायोथेरेपी प्रथम उपचार के रूप में निम्न चोटों में दी जाती है। देखिए, क्रायोथेरेपी में एक नाम है क्रायो, क्रायो का मतलब होता है आइस। एक होता है हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, इसमें हाइड्रो का जो मतलब है वो होगा वाटर। एक थर्मोथेरेपी नाम होता है, थर्मोथेरेपी। थर्मो में क्या होगा? टेम्परेचर का यूज होगा। तो इन सभी नाम से आप इनको सही कर सकते हो। क्रायो मतलब आइस, हाइड्रो मतलब वाटर, और थर्मो मतलब टेम्परेचर। इसमें हमसे क्रायोथेरेपी के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। स्प्रेन और स्ट्रेन दोनों में यूज हम करते हैं क्रायोथेरेपी को। आइस पैक को यूज करते हैं जिससे कि वहाँ पर पेन कम हो, स्वेलिंग कम आए, जिससे कि फर्स्ट एड जो हमने दिया है वो कारगर साबित हो जाए। हाइड्रोथेरेपी, अब देखिए यहाँ पर आ गया पानी। 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या नाम है? हाइड्रो। हाइड्रो मतलब पानी से जो थेरेपी दी जाती है उसको बोलते हैं हाइड्रोथेरेपी। पानी का यूज उसमें करते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। देखिए, डायरेक्ट इफेक्ट की बात हो रही है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर होता है? मान लीजिए आपको कोई एक्सरसाइज करनी है या फिर आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो, उससे पहले आपने एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले लिया, तो वो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देगा। पहले आप अगर 1 घंटा वर्कआउट कर रहे थे, तो वो बढ़ के अब 3 घंटा हो जाएगी, आप थकोगे नहीं। उससे क्या हुआ? आपका जो कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस है वो बढ़ गई। आपकी सीएनएस पे भी अटैक करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पे भी अटैक करता है। लेकिन हमसे डायरेक्ट इफेक्ट की बात कर रहे हैं, वो हमारा मसल्स पे होता है। 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मसल्स पे या फिर हमारी मांसपेशियों पे सीधा अटैक होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का। इनडायरेक्ट इफेक्ट तो हमारी पूरी बॉडी पर होता है। इसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम आ गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इन सभी सिस्टम्स पे काम करेगा। लेकिन सबसे जो मेन इफेक्ट है वो मसल्स पे होगा। डायरेक्ट इफेक्ट मसल्स पे होगा। मसल्स बहुत जल्दी जल्दी संकुचित होंगी, उनका कॉन्ट्रैक्शन लेवल है वो बढ़ जाएगा। ये इसका मेन इफेक्ट है जब हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इंटेक करते हैं। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा।